पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर दिए थे। बीच में क्वेश्चन नंबर 22 जो है एक छूट गया था, तो पहले 22 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम 24 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है कि एक इनफॉर्मली कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है जिसका डायमीटर है 2.4 मीटर। स्फीयर का डायमीटर है 2.4 मीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 1.2 मीटर। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके पार्ट ए में कहता है कि इस स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है, और पार्ट बी में कहता है कि इसके सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। सिंपल क्वेश्चन है। सिग्मा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इक्वल टू सिग्मा। अब ए तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू फिक्स है 80.0, इसको माइक्रो कूलम में ही छोड़ते हैं, चार्ज आ जाएगा माइक्रो कूलम में। 4 इंटू पाई 3.14 आर स्क्वायर 1.2 आर का स्क्वायर होगा। अब इसी को हल कर देना है, तो 1.2 से अगर हम लोग 80 गुना करते हैं तो पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। 12 गुना 8 12 इंटू 8 96 इंटू 4 इंटू 3.14 1.2। फिर 12 से इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 इंटू 6 72 7 12 इंटू 9 108 and 7 117 इंटू 4 इंटू 3.14 4 टू जा 8 4 इंटू 7 28 4 और 2 6 इंटू 3.14 माइक्रो कूलम। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चार्ज निकल गया। और जब चार्ज निकल गया तो पार्ट बी में आपको निकालना है कि टोटल फ्लक्स कितना। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम आप जानते हैं, पार्ट बी में फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब क्यू का जो भी वैल्यू आ जाए 468.8 इंटू 3.14 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम में बदल लीजिएगा। अब साइलन नो 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 24 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहता है कि दो लार्ज प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेटेड हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्रत्येक एक निगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर दिया है 17.0 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, लेकिन मिसप्रिंट है। यहाँ 10⁻20 नहीं 10⁻12 होगा, क्योंकि अगर -20 लेते हैं हम लोग 22 तो इतना तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसमें दो प्लेट दिए गए हैं। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू हो गया 17.0 इंटू 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा का वैल्यू दिया है। अब क्वेश्चन पूछता है ए में कि इस प्लेट के लेफ्ट साइड में
किसी पॉइंट पर मान लो, इसको यह मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर बी में पूछता है कि सेकंड प्लेट के राइट में, इसको बी मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और दोनों प्लेट के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले हम लोग पॉइंट ए पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, किसी चार्ज शीट के आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सूत्र सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। लेकिन इस पॉइंट पर अब 2 प्लेट है, तो पॉजिटिव के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा, कहीं के इधर होगा। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां हम लोग टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज कैसा लेना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लेट यहाँ के टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। निगेटिव चार्ज जो प्लेट है वो यहाँ के टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट ए पर नेट फील्ड क्या होगा, तो जब दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फील्ड E A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहां पर E1 और E2 आप यहां लिख सकते हैं सिंस E1 इक्वल टू माइनस E2, देयरफॉर E1 प्लस E2 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। सिमिलरली अगर पॉइंट बी को कंसीडर हम लोग करें, तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, पॉजिटिव के चलते यहां रिपेल करेगा E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, निगेटिव के चलते ये अट्रैक्ट करेगा E2। फिर यहां भी सिंस E1 इक्वल टू माइनस E2, देयरफॉर E1 प्लस E2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। अब बच गया पॉइंट सी। तब पॉजिटिव चार्ज यहां पर इधर रिपेल E1 और निगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, एक ही डायरेक्शन में। तो पॉइंट सी पर जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट वैल्यू उसका दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। हम लोग कई बार सूत्र निकाल चुके हैं। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू है 17.0 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का इतना बाई 885 न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो गया। अब देखो 25, एन वाइल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इन मिल्किन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। The density of the vial is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. Value of G लेना है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये एक वाइल ड्रॉप है, इसका रेडियस तुम मान लो R है। अब इस वाइल ड्रॉप पर 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इस पर चार्ज निगेटिव, Q इज इक्वल टू N। यह इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम में ये स्टेशनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड, तभी स्टेशनरी रहेगा। यानी
यहाँ पर ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में सिचुएटेड है तो उस पर फोर्स F इजिकल टू Q लगता है। चूंकि ये ड्रॉप ग्रेविटी के अगेंस्ट रेस्ट में है, ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगे, ऊपर। वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। और चूंकि स्टेशनरी है तो ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी एम इज इक्वल टू क्यू। ऐसा क्वेश्चन हम बताए भी हैं। अब इस ड्रॉप का मास, तो ड्रॉप के मास के लिए इसका डेंसिटी दिया हुआ है वायल का। तो वायल की जो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ वायल, यहाँ पर एन का वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 12 है। डेंसिटी को प्राय हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसे रो पढ़ते हैं। 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको केजी में बदलिएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में। अब मास के जगह पर, चूंकि ड्रॉप का शेप कैसा होता है, तो ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है, तो 4/3 πr⁵ ये वॉल्यूम हो गया। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एन। तो आर क्यू इक्वल टू 3 NEE/4 π⍴g। तो आर इक्वल टू 3 NEE/4 π⍴g पावर 1/3। अब इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रॉप से रिमूव किए गए हैं वो आपको 12 मालूम है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मालूम है। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम मालूम है। पाई का वैल्यू फिक्स है। रो का वैल्यू 1.26 × 10⁻³ मालूम है। जी का वैल्यू लेना है 9.81। इसी को सॉल्व करेंगे आप तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं घर में। तो आर इक्वल टू 3 एन के जगह पर 12 हो गया, ई की जगह पर 1.6 × 10⁻⁻19, कैपिटल ई की जगह पर 2.55 × 10⁻⁴/4 3.14 पाई का वैल्यू, रो का 1.26 × 10⁻³ और जी 9.81 1/3। अब हम चाहेंगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ड्रॉप का रेडियस निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं। कहता है कि विच एमोंग द कर्व्स शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ये जो फिगर दिए गए हैं इनमें कौन सा जो फिगर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 5 प्रॉपर्टीज आपको हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में। उसी 5 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको आंसर खोजना है। तो देखिए ये फिगर ए दिखाया हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इसमें दिखाई गई है। तो हम लोग तो ये लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के सरफेस से आउटवर्ड निकलती है। आउटवर्ड तो निकल रही है, लेकिन याद कीजिए वहाँ एक भी कंडीशन लिखवाया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से उसके सरफेस के नॉर्मली बाहर निकलती है, जबकि ये सब मुड़ी हुई है, कर्व है। इसका मतलब है कि यह फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब इसके बाद फिगर बी में देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव, इस तरह से दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई गई है।
हम बताए थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव में इन करती है। यहां पर ये सही है, लेकिन यहां देखो निगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में इन कराया गया है। यहां पॉजिटिव से पॉजिटिव ये पॉसिबल है। हम बताए थे कि अगर कोई बहुत हाई पॉजिटिव है और वहां पर कोई लेस पॉजिटिव है तो हाइयर पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकल करके लेस पॉजिटिव में जा सकते हैं, लेकिन निगेटिव चार्ज से कभी भी निकल करके फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में नहीं जा सकती। इसलिए यह फिगर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिगर सी में ये दोनों पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए हैं और इस तरह से तो ये हम लोग थ्योरी में भी दिखाए हैं। ये रिप्रेजेंटेशन सही है, इसके नजदीक है तो इसके आउटवर्ड चला गया, इसके नजदीक है तो इसके आउटवर्ड। तो यह फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अभी इसमें और दो फिगर है। एक फिगर है यहां भी पॉजिटिव इस तरह से, तो देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा सकता है तो हमने बताया, लेकिन देखो ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जबकि हम लोग क्या चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ये फिगर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई बताई गई है। और लास्ट फिगर है, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बटी है, यहाँ पर निगेटिवली है, यह सब सही है। यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप दिखा दिया है, जबकि हम लोग लिख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। तो इसमें फिगर केवल सी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेस्ट जो आपके फिगर है ए बी और डी ई ये फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज कर रहा है 10 to the power 5 न्यूटन कूलम इनवर्स पर मीटर। अब उसके बाद कहता है कि व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 coulomb meter in the negative z direction। वहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है 7 कूलम मीटर और इसका डायरेक्शन है जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। थोड़ा समझना है आपको। मान लो ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया गया ए बी। इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो इसके निगेटिव। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यानी यहां पर अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज। तो ये कैसे पता चला?
क्योंकि यह जो डाइपोल मोमेंट है वो जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है। इतना तो बात क्लियर हो गया। अगर इसका लेंथ 12 है, अब यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, लेंथ है 12। अब ओरिजिन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो 12 डिस्टेंस जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस ई इंटू 12 हो जाएगा। कहिए कैसे हो जाएगा? तो कहता है कि ये इंक्रीज करते जा रहा है, किस एक्सिस के? जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F1, इसका डायरेक्शन E के डायरेक्शन के क्या होगा? अपोजिट। तो F1 इक्वल टू Q, फील्ड है E प्लस E इंटू 12। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में इधर, तो F2 इज इक्वल टू QE, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब इस डाइपोल पर दोनों फोर्स F1 और F2 का डायरेक्शन एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल F इक्वल टू, तो जब दो फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है तो हम लोग बड़े फोर्स से जो छोटा है उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर F1 माइनस F2, तो QE प्लस E इंटू 12 माइनस QE, तो QE Q इंटू 12 इंटू E माइनस Q, ये कैंसिल हो गया। Q इंटू 12 को डाइपोल मोमेंट, तो P इंटू E, तो P का मान है 10 टू द पावर माइनस 7, E का मान है 10 टू द पावर 5, तो 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। इतना नेट फोर्स हो गया। अब टॉर्क, तो जब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहा है तो उस केस में जो टॉर्क का वैल्यू है वो क्या हो जाता है? 0। तो इस इलेक्ट्रिक हम लोग नोट में भी लिखे थे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाए तो उस केस में उस पर फोर्स निश्चित रूप से लगेगा, तो फोर्स का वैल्यू निकल गया, और दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहा है तो इस पर टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो टॉर्क का टॉ इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।